जय हिंद बच्चों। समाजशास्त्र कक्षा 12 में हम लोग 11 हेडिंग तक पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे इसके अतिरिक्त इन्हें कुछ और सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, जिनमें से प्रमुख अग्र प्रकार हैं। देखिए, ये आपका पेपर में आए न आए, लेकिन आप लोगों को जानना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ज्ञान के लिए। और ज्ञान के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप प्रश्न ही उत्तर बस न पढ़ें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हों उनके सबके बारे में आप ज्ञान रखें। तो इसके लिए आप सभी लोगों को इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। पहला दिया है, संविधान के अनुच्छेद 330 तथा 332 के अंतर्गत अनुसूचित जातियां और जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में स्थान आरक्षित किए गए। कहाँ कहाँ? लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों जगह उनका स्थान क्या हुआ? आरक्षित किया गया। सेकेंड वाला, ग्राम पंचायतों तथा अन्य स्थानीय निकायों में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था संविधान में रखी गई है, ताकि इनमें उनको समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। देखिए, आप लोग देखे होंगे गांव में जो प्रधान बनते हैं तो कभी कभी एससी कोटा से आता है और कभी एसटी कोटा से आता है। तो एससी कोटा से रहेगा तो उसमें एससी वाले ही जा सकते हैं, अनुसूचित जाति वाले ही जा सकते हैं। और जब कभी एसटी होता है तो अनुसूचित जनजाति वाले ही उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं, उस गांव से प्रधानी लड़ सकते हैं और कोई नहीं लड़ सकता। तीसरा, केंद्र तथा राज्य की सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था संविधान में रखी गई। चौथा, केंद्र सरकार ने अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के विकास कार्यक्रमों एवं नीतियों का निर्माण करने के लिए कल्याण एवं सलाहकार एजेंसियों का गठन किया था। पांचवा पॉइंट जो है, राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के, केंद्र शासित प्रदेश 7 हैं आपके, प्रदेशों के प्रसाधन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण का कार्य करने के लिए अलग विभाग बनाए गए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, बार बार अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आ रही हैं, तो अनुसूचित जाति जो होती है वो एससी होती है और अनुसूचित जनजाति को एसटी बोलते हैं। केंद्र व राज्य सरकारों तथा सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में सुधार लाने के लिए देश के विभिन्न भागों में परीक्षापूर्ण शिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें योग्य उम्मीदवारों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है। सातवां पॉइंट है, अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक माने कक्षा 10 के बाद छात्रवृत्ति देने की योजना लागू की गई। आप लोग देखते होंगे अनुसूचित जनजातियों को फ्री में पढ़ाया जाता है। 10 पास होने के बाद उनका जो है न तो कहीं फीस लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। यहाँ तक कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग चाहे टेक्निकल की पढ़ाई करें, चाहे जो भी करें, उन्हें बराबर छूट मिलती है। सातवां पॉइंट, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को उन स्थानों में नए छात्रावासों का निर्माण करने तथा विद्यमान छात्रावासों का विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जहां जनजातीय लड़कियों के लिए ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। 9वां, अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास समस्याओं, आवश्यकताओं तथा सरकारी विभागों द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों के अध्ययन में रत समाज विज्ञान की प्रतिष्ठित शोध संसाधनों और एजेंसियों को केंद्र सरकार द्वारा 100% सहायता दी जाती है। 100% माने पूरा। 10वां नंबर, अनुसूचित जनजातियों के 6ठी से 10वीं कक्षा तक के बच्चों का शैक्षिक विकास करने के लिए प्रत्येक छात्र को प्रतिमाह 200 रुपये तथा 9वीं और 10वीं कक्षा के प्रत्येक छात्र को 250 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रत्येक महीने
देखिए प्रत्येक छात्र को प्रति माह माने प्रत्येक महीने 11वीं पॉइंट अनुसूचित जनजातियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है, विकास कार्यक्रमों को। तथा 12वीं पॉइंट है अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण हेतु कानूनी व प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ये हुई बाद की बातें। अब इसके बाद जो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें भी कुछ अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए किया गया होगा। तो ये अगली क्लास में चलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।